1, 2, 3, come on. सो हे गाइस, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग देख रहे थे। 3 पार्ट में बना चुका हूँ, ये चौथा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये चारों पार्ट देख लेंगे, बिकॉज ये लास्ट पार्ट होने वाली है इस चैप्टर की, अगर आप ये चारों पार्ट देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा इन द एग्जामिनेशन। ओके, तो सो विदाउट लेट्स स्टार्ट। चलिए इस वाले पार्ट में हम देखेंगे, इस वाले पार्ट में हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले सब्लाइमेशन। सो कॉन्सेंट्रेट हियर, सब्लाइमेशन की बात करते हैं। ठीक है, समझने की बात यह है, मैं आप सभी को जैसा कि बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड। होता है कि नहीं होता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। एज एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए हम आइस है, आइस को गर्म किए, ठीक है, आइस को मतलब हीट दिए, हीट देने के बाद आइस क्या हो जाती है? लिक्विड में, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, बिकॉज वाटर इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ मतलब रियल वाटर। ओके, सो देखिए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और फिर जब हम लिक्विड को हीट देंगे, कॉन्सेंट्रेट करने वाली बात है, लिक्विड को हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में। बिकॉज क्या आप देखेंगे कि बहुत समय तक जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, बॉयल चाहे मान लीजिए कभी आप हो सकता है गए हो, गैस रख दी, गैस के ऊपर रख दी हो वाटर, और फिर कुछ देर पता चला वो पूरा भाप बन के उड़ गया। क्यों? बिकॉज कि लिक्विड को जब और हम मतलब हीट देंगे तो वो गैस में चल जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट इन द सब्लाइमेशन में क्या होता है? जो सॉलिड होता है, बिकॉज जो कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ जो सॉलिड होते हैं उनको जब हम हीट करते हैं, उनको जब हम हीट देते हैं, ठीक है, जब हम उनको हीट देते हैं तो डायरेक्टली गैस में चले जाते हैं। गौर करने वाली बात है, एक बार फिर बोल रहा हूँ, सब्लाइमेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि कुछ जो सॉलिड होते हैं जब हम उनको हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, दे डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। ओके, मान लीजिए सॉलिड है, उसको हम जब हीट देना शुरू किए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। अब जब इस गैस को, जैसा कि मैं आपको बताया था कि नॉर्मल जो गैस होती है, जब हम उसको ठंडा करते हैं, जब हम उसको कूल करते हैं, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होती है? फिर पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और फिर जब हम लिक्विड को कूल करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉलिड में कन्वर्ट होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कंडेंसेशन का, जब मतलब कि कंडेंसेशन इवापोरेशन होता है और बादल बन जाते हैं, और बादल बनने के बाद फिर जब देखते हैं कि वो कंडेंस होते हैं, कूल उनको मिलता है, कूलिंग उनको दिया जाता है, मतलब नॉर्मल उनको जब कूलिंग मिलती है तो फिर वो बारिश के रूप में, वाटर के रूप में क्या होते हैं? फॉल होते हैं, जमीन पर गिरते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई जो वाटर है उसको आप फ्रीज में रखते हैं, लिक्विड को जब हम कूल करने के लिए फ्रीज में रखते हैं, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब हम गैस को कूलिंग करेंगे, गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में। बट इन द सब्लाइमेशन जब हम गैस को कूल करेंगे तो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट होगा, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, तो हम डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं? व्हाट कैन बी राइट डाउन इन द डिफिनीशन? डिफिनीशन हमारा ये हो सकता है कि द प्रोसेस इन विच, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, द प्रोसेस in which solid directly converts into gaseous state, that is called sublimation, and the process in which the gaseous state also directly converts into solid state, that is called sublimation। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आयोडीन इज एग्जाम्पल। जब हम ये आयोडीन है, आयोडीन को जब हम हीट देंगे, आयोडीन को जब हम, बिकॉज इट इज अ सॉलिड, ठीक है, जब आयोडीन को हम हीट देंगे तो हीट देने के बाद डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयोडीन गैस में, ठीक है, आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब जब हम इस आयोडीन गैस को कूल करेंगे, जब हम इस आयोडीन गैस को कूल करेंगे, यानी कि जब हम इसको ठंडा करेंगे, इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू आयोडीन, जो कि सॉलिड स्टेट है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सॉलिड में, मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सॉलिड में सब्लाइमेशन प्रोसेस होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं आयोडीन का, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आयोडीन का। जब आयोडीन क्या था? एक सॉलिड स्टेट था कि नहीं था? जिस सॉलिड स्टेट में, ध्यान से सुनिएगा, जिस सॉलिड स्टेट में सब्लाइमेशन प्रोसेस होगा वो कहलाएगा सबलाइन। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में,
द सॉलिड इन विच सब्लाइमेशन प्रोसेस अंडरगोज व्हाट इज इट कॉल्ड? तो सब्लाइम, ज्ञान सुनिए बार फिर बुलाऊं, जिस सॉलिड में सब्लाइमेशन प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लाइम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, और जो सॉलिड वैसे मान लीजिए सॉलिड से हमारे क्या बना है? वेपर बना है, बना कि नहीं बना है? सॉलिड से हमारा वेपर बना ना। अब इस वेपर को जब हम कूल करेंगे तो जब इस वेपर को हम कूल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वापस सॉलिड बन जाएगा। और जो सॉलिड ऑब्टेन होगा, यानी जो सॉलिड प्राप्त होगा आफ्टर कूलिंग द वेपर, दैट विल कॉल्ड क्या कहलाएगा? सब्लाइमेट। रिमेंबर इट, आई रिपीट इट वंस अगेन। जब सॉलिड से वेपर में हम कन्वर्ट करेंगे, जब सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, तब वो सॉलिड, व्हेन वी कन्वर्ट सॉलिड इनटू वेपर, जब हम सॉलिड से जब हम वेपर की ओर जाते हैं बाय हीटिंग द सॉलिड, जब सॉलिड से हम वेपर की ओर जाते हैं तब ये हमारा सॉलिड कहलाएगा सब्लाइम, ठीक है। बट जब हम वेपर से सॉलिड में आते हैं, तब ये कहलाएगा क्या? सब्लाइमेट, तभी हमारा सब्लाइमेट कहलाएगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अक्सर आता है एक नंबर का क्वेश्चन कि जब हम जब सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम वो सॉलिड हमारा क्या कहलाता है? उस टाइम वो हमारा सॉलिड कहलाता है सब्लाइम। पर जब हम वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं आफ्टर कूलिंग इट, देन वो सॉलिड क्या कहलाता है? सब्लाइमेट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आवर दिस टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये किस सेंस में इसकी बात हो रही है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, जब हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस आवर लेक्चर्स कि हम किसी भी मैटर के स्टेट्स को दो टाइप से मतलब चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड से गैस में, और गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में। इसको हम दो टाइप से चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? पहला था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि या तो उसको हीट दे, सॉलिड को हीट दे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड को हीट दे तो गैस में कन्वर्ट हो, गैस को कूल करे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड को कूल करे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो। ये था हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। बट हमारा एक और चीज़ है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर, दबाव, प्रेशर से भी हम उसकी स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे होता है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम किस चीज़ की? बात करते हैं हम गैस की। जो हमारा मान लीजिए हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है, सपोज इट इज अ कंटेनर, और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, आपको ही पता है गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं। ये हमारे क्या है? पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पार्टिकल्स हैं जो काफ़ी मतलब गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ सोचिए कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोजली और टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं। यानी कि अगर हम इन सब पार्टिकल्स को क्लोज कर दें, जैसे एग्जाम्पल में एक बात लीजिए कि ये 6 पार्टिकल्स हैं, ओके, एग्जाम्पल में ये 6 पार्टिकल्स हैं और ये इतने बड़े कंटेनर में हैं 6 पार्टिकल्स। अब क्यों ना हम इस कंटेनर को इतना छोटा कर दें, एकदम छोटा कर दें और तब इन 6 पार्टिकल्स को रखें। बात समझ आ रही है? यानी कि हमको प्रेशराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको इधर से प्रेशर देना पड़ेगा, इधर से प्रेशर देना पड़ेगा, इधर से प्रेशर देना पड़ेगा और इधर से प्रेशर देना पड़ेगा, चारों ओर से प्रेशराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर के पार्टिकल्स और नजदीक जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा, क्या हो जाएगा? उस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब यही चीज हम देख सकते हैं लिक्विड में, जैसे यही चीज हम किस में देख सकते हैं? लिक्विड में हम ये चीज कैसे देख सकते हैं? ध्यान दीजिए। जस्ट सपोज कि हमारा हम लिक्विड का कोई कंटेनर है, एग्जाम्पल लीजिए, लिक्विड का कंटेनर, लिक्विड थोड़े थोड़े पास होते हैं, ठीक है ना। जस्ट सपोज हमारे कोई लिक्विड का कंटेनर है, ठीक है, और ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे क्या है? पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, अब हम लिक्विड को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बात ध्यान दीजिएगा जरा। ये हमारा लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स इतने मतलब इतने ज़्यादा थोड़े इतने दूर हैं, इतने की गैपिंग है पार्टिकल्स में, ठीक है। जब हम इनको प्रेशराइज करेंगे, यानी कि जब हम इनको प्रेशराइज करेंगे बाहर से, चारों ओर से जब हम इनको प्रेशर देंगे, प्रेशर इन जनरल से हम इनको दबाएंगे, प्रेस करेंगे। व्हेन वी प्रेस इट देन द पार्टिकल्स विल गो नियरर देन नियरर, ठीक है, पास जाते जाएंगे, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे जो पार्टिकल्स होंगे, जैसे सबको ये कंटेनर छोटा हो जाएगा और पार्टिकल्स बिल्कुल पास हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और इस टाइम पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इस टाइम पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है।
बस में। और एकदम यही सेम टू सेम यही प्रोसेस हमारा किस में आता है, यही प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में आता है। अब तक हम इसको प्रेशर, बाहर से प्रेशर दे रहे थे, ठीक है। अब ये देखिए, ऐसे मान लीजिए कोई सॉलिड का कंटेनर है, तो फिर जैसे एग्जांपल लीजिए, जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, जस्ट एग्जांपल व्हेन वी चेंज सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, तो हमको पता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, मान लीजिए कोई कंटेनर है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हाईली डेंस होते हैं, हाईली डेंस होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। अब हमको इसको क्या करना है, अब हमको इसको दूर दूर करना है, यानी कि हमको इसको ऐसे करना है, अब हमको इस पार्टिकल्स को दूर दूर करना है थोड़ा, क्योंकि बिकॉज सॉलिड में पार्टिकल्स पास होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स दूर होते हैं, हमको पता है ये बात। अब देखिए, अब तक हम प्रेशर इधर से दे रहे थे, ठीक है, अब तक हम प्रेशर इसको प्रेशराइज करते हैं, यानी कि इसके पार्टिकल्स दूर दूर थे, तो हमको इसको पास लाने के लिए बाहर से प्रेशर देना पड़ रहा था। अब जब पार्टिकल्स अंदर है, तो हमको उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब अंदर से प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। बात सुना रही है, हमको अंदर से प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा ताकि वो पार्टिकल्स क्या हो जाए, फार अवे फ्रॉम ईच अदर हो जाए, ठीक है, तब जाके सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है। अब हमारे इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिक्विफाइडिंग द गैस, यानी कि गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बट उसमें थोड़ा टेम्परेचर का भी रोल है। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, चलिए तो उस टॉपिक पे हम चलते हैं। हमारा ये वाला टॉपिक है लिक्विफाइडिंग द गैस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि गैस को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये पता है कि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स उसके कंपैरेटिवली पास पास होते हैं, तो हमको बाहर से प्रेशर देना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताया था, हमको बाहर से प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं हमको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने मतलब फिगर बनाया, ध्यान दीजिएगा। ये जो हम ये देख रहे हैं कंटेनर है, क्या हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, और हम जो ये देख रहे हैं ये हमारा एक पिस्टन है, ये हमारा ये वाला चीज़ हमारा पिस्टन है, ठीक है, क्या है, पिस्टन, जो कि पिस्टन किस काम आता है, कंप्रेस करने के, किस चीज़ को कंप्रेस करने के काम आता है पिस्टन, ठीक है, यानी कि उसको दबाने के, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इसके पार्टिकल्स मतलब ज़्यादा दूर दूर हैं। अब जब हम इस पिस्टन को थोड़ा सा नीचे दबाएं, इस फिगर में देखें, इसको जब इसको हम पुश डाउन की, जब इसको थोड़ा नीचे दबाएं, ठीक है, तो पार्टिकल्स भी क्या हो गए, नीचे दब गए, पार्टिकल्स दबा कि नहीं दब गए, और नीचे दबाएं तो पार्टिकल्स और नीचे चले गए। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो साथ साथ हमको उसका टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इसका घटा देंगे, ठीक है, फिर हम इसको कंप्रेस करेंगे, फिर इसका टेम्परेचर घटा देंगे, तब जाकर के ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर घटाने का मेन उद्देश्य क्या है, बिकॉज कि जैसे कि हमको पता है कि जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिक्विड से गैस में आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस से लिक्विड में आते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटाते हैं, घटाते ही नहीं घटाते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं जब गैस से लिक्विड में आता है तो वही हाल यहाँ भी है। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, जब हम इसको पिस्टन से नीचे दबाएंगे तो पार्टिकल्स नीचे आएंगे, और लेकिन इसके साथ हमको इसको थोड़ा कूल भी करना होगा, यानी कि इसको थोड़ा टेम्परेचर को थोड़ा कूल भी करना होगा, ठीक है, फिर कूल करेंगे और फिर यहाँ पे फिर थोड़ा सा जब फिर कूलिंग डाउन करेंगे, तब जाकर के हमारा लिक्विफाई मतलब गैस होगा वो लिक्विफाइड हो जाएगा। इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि कोई भी गैस हो उसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एलपीजी के बारे में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नॉर्मल हम लोग के घर में जो होता है फ्यूल, यही सब मतलब इन सब से हम लोग घर खाना वगैरह बनता है, ठीक है, सिलेंडर होता है, ठीक है ना। एलपीजी में क्या होता है, जो गैसेज होती हैं, जो हमारा जो फ्यूल होता है, फ्यूल हमारी गैस होती है, बट वो गैस किसके फॉर्म में होती है, वो गैस हमारी लिक्विड के फॉर्म में होती है। बात सुन रही है, लिक्विड के फॉर्म में होती है। क्यों लिक्विड के फॉर्म में होती है, लिक्विड के फॉर्म में होने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हम उसको ऑन करेंगे, अगर गैस के फॉर्म में रहेगी तुरंत उड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, गैस क्या होती है, गैस को नॉर्मल मान लीजिए, गैस तो हर जगह है, नॉर्मल मान लीजिए हम किसी गैस को ओपन करेंगे तो गैस उड़ के पूरे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो हमारा पूरा रुपया सत्यानाश हो जाएगा। 300 रुपया लगाए, 300 रुपया सत्यानाश हो गया, सिलेंडर गया पानी में, ठीक है। इसीलिए हम उसको लिक्विफाइड करते हैं, यानी कि थोड़ा यूज होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यूज होगा, इसीलिए हम उसको लिक्विफाइड करते हैं, और ये ट्रैवलिंग में भी हमको आसान हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विफाइड किस प्रोसेस होता है, वो जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है वो गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, बिल्कुल इसी प्रोसेस से, ठीक होता है। ये मतलब ये प्रोसेस एक लार्ज स्केल में होता है, यानी कि वहाँ पे बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, बहुत बड़ा, और उस सिलेंडर में जो होते हैं वो गैस के पार्टिकल्स होंगे, उस फ्यूल के पार्टिकल्स होंगे, और फिर उसको पिस्टन से उसको दबाया जाता होगा। मान लीजिए यही बहुत बड़ा सिलेंडर है और उसको पिस्टन से दबाया जा रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या हो गए और क्लोज हो गए। पार्टिकल देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं,
ये पिस्टन, इस टाइम पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन जब हम पिस्टन को थोड़ा सा पुश डाउन कर दिए हैं तो पार्टिकल्स और थोड़ी डेंस हो गए हैं, ठीक है। और इसको समय समय पर कूल करेंगे, टाइम से क्या करेंगे, कूल करेंगे, टेम्परेचर इसका डाउन कर देंगे, बिकॉज की गैस का टेम्परेचर अधिक होता है और जब गैस से हम लिक्विड में जाएंगे तो हमको टेम्परेचर थोड़ा सा कूल करना होगा, ठीक है। कूल कर देंगे, पार्टिकल्स तो कूल हो जाएंगे, फिर पिस्टन को और नीचे ले जाएंगे, फिर पिस्टन क्या करेंगे और नीचे ले जाएंगे, तो फिर उसको और थोड़ा सा कूल करेंगे, देन जाकर हमारा क्या होगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। आप लिक्विफाइडिंग प्रोसेस समझ गए, बिल्कुल इसी प्रोसेस से एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, उसको फ्यूल को जो होता है उसको हम लिक्विफाइड करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं, कंप्रेस करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है। इसी से हमारा क्या होता है, पार्टिकल्स भी कूल हो जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कूल करने का मेन जो रीजन है कूल करने का वो यही है कि जैसे हमको पता है जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं, जब गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं, हीट देते हैं, लिक्विड क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है। जब नॉर्मल आप इस तरह समझिए ना कि जब हम केटल में जब हम किसी भी पानी को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, रख देते हैं, तो हम एक चीज़ ध्यान देते हैं कि पानी जो होता है जब हम उसको अधिक टाइम तक बॉईल कर देंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जब हम लिक्विड को हीट दिए हैं, व्हेन वी गिव हीट टू लिक्विड देन इट कन्वर्ट इनटू वेपर, यानी कि जब हीट दिए तो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब इस गैस को जब हम कूल करेंगे, इस गैस को जब हम कूल करेंगे तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल इसीलिए जब गैस को कूल करेंगे तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल इसीलिए हम क्या करते हैं, पिस्टन को जब कंप्रेस करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कूल भी करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो। पार्टिकल्स तो कंप्रेस हो ही जाए, साथ ही साथ वो जल्दी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो। लिक्विफाइडिंग द गैस क्लियर हो गया। इससे हमको एक चीज़ होती है वो मेन क्लियर हो जाती है, किसी भी गैस को इस प्रोसेस से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी गैस को, इसीलिए हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं। सो कमन ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा ये वाला टॉपिक है इवेपोरेशन। देखिए ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, बिकॉज ये टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है और बच्चे इसमें और स्टूडेंट होते हैं इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या अंतर है। बहुत लोग इसको एक मान लेते हैं, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में। ध्यान से समझिए, इसलिए मैं इसका डिफिनीशन लिख दिया हूँ। देखिए इतना तो जनरली सबको पता है कि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों में लिक्विड कन्वर्ट होता है, किसमें, दोनों में लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, गैस में। जब हम लिक्विड को हीट देते हैं, जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इतना तो दोनों में होता है, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन दोनों में होता है। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन ध्यान से दोनों नाम सुन लीजिएगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है वो आज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर ऑन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड इवेपोरेशन। ध्यान से एक बार और ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुन लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, मतलब चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट ऑन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड इवेपोरेशन। मैंने यहाँ पे देखिए ब्लैक लगाया हुआ है, ब्लैक मार्कर से लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यही चीज मेन डिफरेंस है इवेपोरेशन वेपराइजेशन में। ये चीज तो दोनों में सेम है, ये वाली द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, ये दोनों में चेंज है, ठीक है, ये दोनों में सेम है मतलब। लेकिन डिफरेंस क्या है, ऑन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम पानी को आप कभी ध्यान देगा, ये होम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं नॉर्मली। जब हम पानी को ले जाके रखेंगे किसी बर्नर पे, जब हम पानी को ले जाके रख देंगे, ठीक है ना, तो जब हम उसको बर्न करेंगे तो नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है क्या, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जनरली जब आप वाटर को रख देंगे, बर्नर पे रख देंगे, तो देखिए नॉर्मल उस टाइम वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मली वाटर का टेम्परेचर उस टाइम 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस, जब ऐसे 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, नॉर्मल उसका टेम्परेचर उस टाइम 15 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस यही होगा, ठीक है। उसको अपने बॉइलिंग पॉइंट तक, यानी कि उसको अपने 100 डिग्री नॉर्मल उस टाइम टेम्परेचर उसका कितना होगा, नॉर्मल वाटर का 15 डिग्री सेल्सियस। जब उसको बर्नर पे रखेंगे, इसको यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुँचने तक, मान लीजिए यहाँ हम ये केटल, मान लीजिए सपोज ये हमारा कोई बर्तन है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे बर्न करना शुरू किए, ठीक है ना, जो हमारा किस टेम्परेचर पे था, 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे था। इसको यहाँ तक पहुँचने पर, जैसे सपोज ये हमारा जो है 100 मिलीलीटर हम वाटर रखे हैं, 100 मिलीलीटर हम वाटर रखे हैं, बट इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक, ध्यान समझिए, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने से पहले ये 100 मिलीलीटर नहीं रह जाएगा, ये नॉर्मल कितना रह जाएगा, 97 रह जाएगा, 98 डिग्री 98 मिलीलीटर रह जाएगा, ठीक है। बिफोर
मतलब बिफोर 100 डिग्री सेल्सियस, बिफोर रीचिंग द 100 डिग्री सेल्सियस क्यों रह जाएगा, समझिए। मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। उसी के बेसिस पे अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर नहीं जान रहे हैं तो मेरे भाई मेरी बहन प्लीज़ आप जाइए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर थोड़े से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये है कि जो मैटर है ना, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करते रहते हैं, ये अपने प्लेस पे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, ठीक है। और कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो वो अपने अंदर एक एनर्जी पोजेस करती है, एक एनर्जी रखी रहती है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब देखिए जब हम देखिए जैसे हम इस वाटर को क्या दे रहे थे, हम इस वाटर को क्या देते हैं, हीट एनर्जी दे रहे थे। इस वाटर को हम क्या दे रहे थे, हीट एनर्जी दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। ये एनर्जी कहाँ जा रही थी, ये एनर्जी इसके पार्टिकल्स में जा रही थी। जब हम इसको बर्नर से हीट दे रहे थे, जब हम इस वाटर को हीट दे रहे थे तो ये एनर्जी हीट एनर्जी थी। हीट एनर्जी कहाँ जा रही थी, इसके पार्टिकल्स में आ रही थी। पार्टिकल्स इसको ले रहे थे, पार्टिकल्स इस एनर्जी को ले रहे थे और मूव, जैसे देखिए पार्टिकल्स मान लीजिए थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं, मान लीजिए पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा मूव कर रहे हैं और जब वो और एनर्जी पा रहे हैं, मान लीजिए जस्ट सपोज एक एग्जाम्पल मानिए कि आप खाए नहीं है, आपको खाना बहुत दिन से नहीं मिला है, आप बिल्कुल थके हारे रहेंगे, ठीक है। और जब हम आपको अच्छे से खाना देंगे, अच्छे से आपको न्यूट्रिएंट्स देंगे, अच्छे से आपको पोषण करेंगे तो आप क्या होंगे, आप एकदम मतलब कि दौड़ उड़ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। वैसे ही जेंटली ये सब पार्टिकल्स थोड़ा बहुत हिलते रहते हैं। जब हीट एनर्जी पाएंगे तो और हिलेंगे, हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे। जब हीट एनर्जी पाने लगेंगे तो ये और ज़्यादा मूव करेंगे। अब वहाँ पे लेटेंट हीट वाला काम आएगा। अगर आप लेटेंट हीट भी नहीं जान रहे हैं तभी पीछे चले जाइए भाई, क्या कर रहे हैं आप अगर अब तक लेटेंट हीट नहीं जाने तो, ठीक है। देखिए अब जब ये हीट एनर्जी पा गए, जब एनर्जी पा गए तो और ज़्यादा मूवमेंट करने लगे। अब तक थोड़ा बहुत मूवमेंट कर रहे थे पार्टिकल्स, लेकिन जब हीट एनर्जी इनको मिला, जब हम इनको एनर्जी देना शुरू किए हीट एनर्जी, तो ये और ज़्यादा मूवमेंट करने लगे। और जैसे ये मूवमेंट करेंगे तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स था, जो इनको एक साथ रखा था, जैसे मान लीजिए ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये एक पास क्यों है, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। इनके बीच जैसे ये मेरा ये जो है मार्कर है, ये मार्कर ये शेप लिया हुआ है, क्यों लिया हुआ है, क्योंकि इसके जो मतलब जिसके पार्टिकल्स वो एक पास है, ठीक है। और एक पास क्यों है, बिकॉज कि कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है तभी ना एक पास है भाई। तो उसी फोर्स को बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। और जब काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, जब मान लीजिए जब इनको हम दे देंगे हीट एनर्जी, जब हीट एनर्जी दे देंगे तो पार्टिकल्स के पास क्या आ जाएगा, मोर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा तो किसी के बंधक बने रहेंगे। मान लीजिए आपको कोई दबाया हुआ है, आपको कोई पकड़ लिया, ठीक है, छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, और आप एकदम थके हारे हैं, खाना वाना नहीं मिला है, और जब आपको खाना खिला दिए एकदम हष्ट पुष्ट हो गए तो आप उसको ढकेल नहीं देंगे, अरे हटो जी हटो, जाने दो हटो, उसको ढकेल के आप चले जाएंगे अपना जहाँ आपको जाना होगा। वही काम यहाँ होता है। पार्टिकल्स अब तक तो इंटर पार्टिकल फोर्स लगा था और एक पास थे, ठीक है, अब तक फोर्स लगा था एक पास थे, और जब इनको एनर्जी मिला वो और मूव करने लगे, और मूव करके हटे हटो चलो अपने इंटर पार्टिकल फोर्स को हटा के, और ये मूव कर गए, ये दूर दूर चले गए। और जब पार्टिकल्स दूर दूर चले गए तो क्या हुआ, लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। नॉर्मल यही चीज़ है, ठीक है, समझ आ गया। जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो बीच में 16 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक पहुंचा, 99 डिग्री सेल्सियस तक जब पहुंचा है, जब 16 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है तो इसमें उसको इतना हीट एनर्जी मिला है ना पार्टिकल को, और इतना हीट एनर्जी जब मिला है तो वही इसको काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स को मिल गया है, और वही पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर दूर होके गैस में कन्वर्ट हो गए हैं। और वही इसीलिए फर्क आ गया है 100 मिलीलीटर से 2-3 मिलीलीटर का फर्क आ गया है, मतलब वाटर में वो 2-3 मिलीलीटर क्या हो गया है, वो 2-3 मिलीलीटर इवेपोरेट हो गया है। यानी कि हम इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में हम नॉर्मल क्या कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि वेपराइजेशन तभी होगा जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। जैसे कि 15 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 15 से 100 के बीच में, 15 से 100 के बीच में जो मतलब कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। और जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, बिकॉज 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब यहाँ आ जाएगा तो पूरा वाटर ही बॉयल होना शुरू होगा। पूरा वाटर क्या होगा, पूरे वाटर को यानी पूरे वाटर के पार्टिकल को पूरे काइनेटिक एनर्जी मिलेगा और सब के सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट इसके पहले कुछ कन्वर्ट होंगे। 100 डिग्री सेल्सियस के पहले कुछ जो पार्टिकल्स होंगे वो कन्वर्ट होंगे, किसमें, मतलब गैसियस वाले पार्टिकल्स में। पर जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो सब पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, सब गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब हम वेपराइजेशन की डिफिनेशन लिखेंगे तो हम नॉर्मल क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू गैस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस अबव इट्स ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट और अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा
वेपराइजेशन हो जाएगा। 100 से अधिक मतलब 102, 103, 104 डिग्री सेल्सियस में जब कन्वर्ट होगा मतलब वेपराइजेशन हो जाएगा। बट जब 100 से कम में यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम में 90 पे, 98 पे, 97 पे, 55 पे इस पे कन्वर्ट होगा तो क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन। यानी कि नॉर्मली इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे भी। अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक बात बताइए, मान लीजिए अगर मतलब वाटर जो होता है, बहुत लोग यही सोच के बैठे होते हैं कि वाटर वेपर में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो क्या हो, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना पहुँचे। कभी कपड़ा धोए हैं, तो आप कपड़ा धोई होंगी, पसारने गए हैं, जब पसारते हैं तो क्या बाहर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है क्या? 100 तक तो आदमी मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो तब तो आदमी मर जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी कपड़ा सूख जाता है। कपड़े में पानी होता है कि नहीं होता है भाई? कपड़े में पानी तो होता है। और पानी किस में कन्वर्ट होता है? सुबह डालें, शाम को उतार लिए, यानी कि पानी हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं था, फिर भी कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन के द्वारा कन्वर्ट हुआ। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से पहले जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया ना? बिल्कुल एक बार फिर अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक कीजिए, बिकॉज कि बहुत बड़ा टॉपिक है, दोहराना मुश्किल होगा। ठीक है, वीडियो को बैक कीजिए, फिर ध्यान से समझिए। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जाइए, पार्ट 1, 2, 3 देख के आइए, उसमें बिल्कुल अच्छे से समझाया व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, व्हाट इज लैटेंट हीट। तब इसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हालांकि अभी भी समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि ये जो इवेपोरेशन है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। यानी कि अब तक हम इवेपोरेशन के बारे में समझ गए। अब बोला है कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि इवेपोरेशन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन कब अधिक होगा, कब कम होगा, वही जनरली से बताना है। ठीक है, टेम्परेचर सबसे बड़ी बात है। इवेपोरेशन में हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं कपड़ा धोने वाला। ठीक है, कपड़ा धोने वाले एग्जाम्पल से हम चारों समझ लेंगे। ठीक है, मान लीजिए जब आप कपड़ा पसारने जाते हैं, मतलब कपड़ा जब आप मतलब ड्राई मतलब जो आप वो क्लॉथ्स होते हैं उनको जब आप जाते हैं पसारने, ठीक है, तो आप क्या दिन देते हैं? जब मान लीजिए ठंडी के मौसम में जाते हैं तो क्या लगता है? अधिक टाइम लगता है। ठंडी के मौसम में पसार देंगे तो पता चलेगा कि फिर आपको रात को भी डंडा उंडा लगा के पसारना पड़ेगा, अच्छे से सूखता ही नहीं है। ठीक है, अच्छे से कहाँ सूखता है? ठीक है, फिर अगले दिन भी पसारना पड़ता है, नहीं 2 दिन लग जाता है जनरली सूखने में। गर्मी का मौसम है, गर्मी का जब मौसम है तो जनरली अभी पसारें 2 घंटे बाद सूख के टंच पूरा सूख गया। ठीक है, यानी कि जब हमारा मतलब जब टेम्परेचर कम होगा, यानी कि जब टेम्परेचर हमारा नॉर्मली कम होगा, जब कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, जब टेम्परेचर कूल रहेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, टेकिंग मोर टाइम। ठीक है, मोर टाइम। ठीक है, अब जब टेम्परेचर हाई होगा, तो टेकिंग लेस टाइम। ठीक है, समझ आ गया? टेम्परेचर समझ में आ गया। अब देखिए सरफेस एरिया का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। कपड़ा ले गए सुखाने, ठीक है, अब मान लीजिए कपड़ा सुखाने ले गए और उसको खोल के झटकार के पसारे नहीं, बल्कि उसको मतलब चिमोड़ मोड़ के वहीं रख दिए, गीला कपड़ा चिमोड़ मोड़ के रख दिए। और एक और कपड़ा ले गए, इसको झटकार के पूरा खोल के तब पसारे, कौन पहले सूखेगा? जनरल सी बात है, जिसको मतलब अच्छे से पसारे हैं पूरा खोल के वो पहले सूखेगा, और उसको चिमोड़ मोड़ के गीला है उसको वहीं रख दिया तो नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया यानी कि जगह, सरफेस एरिया जब अधिक रहेगा तो जल्दी सूखेगा, और सरफेस एरिया जब कम रहेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम कह सकते हैं सरफेस एरिया वाले में कि जब लार्ज सरफेस एरिया रहेगा तो लेस टाइम लेगा। ठीक है, मान लीजिए हम ले गए कोई कपड़ा, मान लीजिए मैं टी शर्ट ले गया सुखाने के लिए, मैं इसको धो दिया और ले गया और इसको मतलब खोल के इसको पसारा नहीं, बल्कि इसको वहीं चिमोड़ मोड़ के वहीं रख दिया। ठीक है, और एक और ऐसा ही टी शर्ट ले गया, इसको खोल के अच्छे से पसार दिया। तो कौन पहले अच्छे से पसार दिया, कौन पहले अच्छे से सूख जाएगा? वो पहले सूख गया जिसको मैं अच्छे से हैंग किया हूँ, जिसको अच्छे से मैं टांगा हूँ। ठीक है, वो पहले मतलब कि क्या होगा, वो पहले मतलब सूख जाएगा। ठीक है, तो देखिए लार्ज सरफेस एरिया होगा तो लेस टाइम लेगा, और लो सरफेस एरिया होगा या फिर स्मॉल सरफेस एरिया होगा तो हाई टाइम लेगा। ठीक है, समझ रही है बात? अब देखिए ह्यूमिडिटी से क्या मतलब है? ह्यूमिडिटी से जनरली मतलब ये होता है कि आर्द्रता, अगर आप हिंदी की स्टूडेंट उसको बोलते हैं आर्द्रता, यानी कि एयर में कितना ज़्यादा एयर जो होता है डैम्प है, एयर कितना अधिक गीला है। जनरली इसको ऐसे समझते हैं, बारिश का जो मौसम होता है, आप देखें हैं कई फील किए हैं, बारिश के मौसम में बाहर निकलते हैं तो ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो एयर होता है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल एयर में
नॉर्मल किसी भी एयर में जो होती है वो वाटर होती है, ठीक है, और उसी को मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा मॉइस्चरनेस है वाटर में, ठीक है ना। तो जब वाटर में ज़्यादा मॉइस्चरनेस होगा, जब आप कपड़े को ले गए सुखाने के लिए, तो अब आप मान लीजिए बारिश हुआ है, अभी भी तुरंत जस्ट बारिश हुआ है, ठीक है ना, और बारिश के बाद ले गए मतलब सुखाने ले गए, तो टाइम लेगा, जनरल सी बात है, क्योंकि एयर में ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, एयर में मॉइस्चर है, ठीक है ना। और वही अभी कड़ाके की धूप है और ले गए मतलब सुखाने, तो क्या होगा, कम टाइम लेगा। यानी कि ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी हाई होगी, जब ह्यूमिडिटी हाई होगी तो क्या लेगा, हाई टाइम लेगा, अधिक समय लेगा इवेपोरेशन होने में, ठीक है, समझ रहे हैं, अधिक समय लेगा। और जब ह्यूमिडिटी लो होगी तो क्या होगा, लेस टाइम लेगा, ठीक है, समझा गया। अब विंड स्पीड की बात करते हैं, विंड स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ एयर। अच्छा एक बात बताइए, जनरली मान लीजिए फिर इसी कपड़े सुखाने वाले उदाहरण से लेते हैं, मान लीजिए कपड़ा सुखाने का, ठीक है, खूब तेज हवा चल रहा है, खूब तेज हवा चल रही है और उसमें कपड़ा रख दिया सुखाने के लिए, जनरल सी बात है, कम टाइम लगा, इवेपोरेट हो जाएगा और पूरा सूख जाएगा कपड़ा। और वहीं पे दूसरी जगह ले गए, कुछ थोड़ा भी हवा नहीं चला है, थोड़ा भी हवा नहीं चला है बिल्कुल, तो अधिक टाइम लेगा, ठीक है। यानी कि जब हमारा विंड स्पीड हाई होगा तो हमारा ये क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, लो टाइम लेगा, ठीक है। और वहीं जब हमारा विंड स्पीड लो होगा या फिर स्लो होगा तो हमारा क्या होगा, हाई टाइम लेगा, ठीक है। ये थे हमारे फैक्टर्स, सम फैक्टर्स दे आर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। आवर दिस टॉपिक इज कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, ठीक है। इसको समझने के लिए जेंटली एक मतलब एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम बैठे होते हैं समर डेज में, तो हम देखते हैं कि जब मतलब हमारे जो बॉडी होती है, जब उसे स्वेट निकलता है, जब हमको पसीना होता है, जब हमको पसीना होता है तो हमको ठंडा लगता है, आप महसूस किए होंगे जेंटली। तो जब हमको जिस टाइम हमको पसीना होते रहता है ना, जिस टाइम हम लोग को पसीना होते रहता है उस टाइम लोगों को गर्मी लगता है, पर जब पसीना हो जाता है हम आके बैठ जाते हैं तो फिर उस टाइम हमको ठंडा लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है। क्यों लगता है, इस फैक्ट को समझिए। जब लिक्विड, जैसे मान लीजिए जो हमारा ये मान लीजिए जो हमारी बॉडी से लिक्विड निकला था, जो हमारी बॉडी से लिक्विड निकला था वो हमारे मतलब बॉडी पे ही था अभी, और वो लिक्विड इवेपोरेट हो गया, सूखता है कि नहीं सूखता है। मान लीजिए हम आए और पंखे में बैठ गए, ठीक है, हमको पसीना हुआ है, तो लिक्विड कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड, देन वो लिक्विड वो हमारा जो स्वेट होगा किस फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में था, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया ना, तभी ना वो उड़ गया हवा में। अब देखिए ये जो प्रोसेस हुआ, मान लीजिए हम ग्राउंड में बैठे थे, ठीक है, हमको पसीना हुआ था, और फिर जब पसीना अपने आप सूख गया तो हमको ठंडी लगने लगी। क्यों लगने लगी, ये देखिए जो हमारा स्वेट था, लिक्विड था, वो अपने आप गैस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड अपने आप गैस में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होगा तो वो क्या लेगा, हीट लेगा। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए, ध्यान से समझ गई बात को। जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होना होगा तो हीट लेगा, और वो हीट कहाँ से लेगा, वो हीट लेगा हमारे बॉडी से। वो हीट कहाँ से लेगा, हमारे बॉडी से। और जब हमारी बॉडी से हीट निकल जाएगी, जब हमारी बॉडी से हीट निकल जाएगी तो हमको क्या महसूस होगा, हमको ठंडा महसूस होगा, वो होगा लेटेंट। ये बेस्ड ऑन द फैक्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए, फिर बता रहा हूँ, जाइए वीडियो देख लीजिए, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। ये इस फैक्ट पे, और यही बात है कि जब हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी से जब हीट निकल जाता है, हम हीट जब लूज कर देते हैं तो हम क्या लगने लगता है, वही हमको ठंड लगने लगती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा नॉर्मली पहला एग्जाम्पल। सो कम ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम जनरली देखेंगे, हम भी देखे हैं और आप भी देखे होंगे कि जैसे बहुत लोग होते हैं जो शाम को अपने मतलब घर के बाहर जो रोड होती है उस पर पानी फेंकते हैं, ठीक है, उस पर मतलब बाल्टी से या फिर जग से पानी फेंकते हैं, रोड पे पानी फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं, वो भी कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इसी फैक्टर बेस्ड है कि जब हम मान लीजिए जो ये हमारा रोड है, ठीक है, जब हम इस रोड पे पानी फेंकेंगे, ठीक है, जब हम इस रोड पे पानी फेंकेंगे, दिन भर ये रोड क्या हुआ है, दिन भर ये रोड सन है उसका हीट लिया हुआ है, ये हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है पूरा सन का, सुबह से शाम तक अब तक ये पूरा हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है। यानी कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पूरा हीट है, ठीक है, इसके अंदर हीट है कि नहीं है, बिकॉज कि सुबह हुआ, जब धूप हुई तो फिर क्या हुआ, ये हमारा जो सड़क है, जो हमारा रोड है, उसको हीट मिला, और दिन भर जब हीट मिला तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी क्या किया हुआ है, हीट एनर्जी क्या किया हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब जब हम इस पे लिक्विड फेंकते हैं, तो लिक्विड क्या करेगा, इससे हीट लेगा,
लिक्विड क्या करेगा, इससे हीट ले लेगा। रोड पे जब लिक्विड गिरेगा तो रोड के अंदर हीट है तो हीट ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये रोड अपने अंदर का जो हीट था वो लिक्विड को दे दिया तो हीट क्या हुआ, इसके अंदर का लॉस हो गया, यानी कि इन्वायरमेंट क्या हो गया, कूल हो गया। इसीलिए लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इनका इन्वायरमेंट कूल हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए। सुबह से थोड़ा गर्मी रहता है, समर डेज में ऐसा करते हैं। फिर बता दे रहा हूँ लिक्विड क्यों फेंकते हैं। लिक्विड फेंकते हैं बिकॉज की रोड जो है, ये जो हमारा रोड है, ये जो रोड है वो दिन भर इसमें क्या हुआ है, सन की हीट आई हुई है। दिन भर इसमें सन की हीट आई हुई है, ठीक है ना। दिन भर सुबह से शाम तक इसमें सन की हीट आई हुई है, बहुत अच्छे से हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व किया हुआ है, हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व किया हुआ है। अब जब हम इस पे फेंकेंगे वाटर तो वाटर क्या करेगा, इसमें से हीट एनर्जी क्या करेगा, ले लेगा। वाटर हीट एनर्जी लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये हीट एनर्जी अपने अंदर का लॉस कर देगा जब हीट एनर्जी लॉस कर देगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट नॉर्मल बात है, कूल हो जाएगा। सो कम ऑन द एग्जांपल 3 एंड लास्ट एग्जांपल। इसमें देखिए एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, नॉर्मली हम देखते हैं अपने घर में, जब मतलब पुराने ज़माने में ऐसा था और आज भी कई लोग के घर में होता होगा, मैं तो स्पेशली देखा हूँ, आपका पता नहीं, कि लोग जो होते हैं वो लोग जो बूढ़े वगैरह लोग होते हैं वो एक मटका रखते हैं। गर्मी के दिनों में एक मटका रखते हैं और मटके में पानी रखते हैं। पानी क्यों रखते हैं, ठंडा होने के लिए। अगर कभी सोचे हैं कि मटके में पानी ठंडा कैसे हो जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। मटके में पानी ठंडा कैसे होता है, फ्रिज तो है नहीं, उसको एनर्जी तो दे नहीं रहा है, ठंडा कैसे हो जाता है। समझिए इस बात को, समझ लीजिए एक मटका है, ठीक है, मेरा आर्ट उतना अच्छा नहीं है बट समझ लीजिए एक मटका है, ठीक है। मटके को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको वॉच करें, माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको देखें तो ये जो इसका ये हम इसको देख रहे हैं, जो घड़ा है हमारे, जो मटका है हमारा, इसमें बहुत स्मॉल क्या होते हैं, पोर्स होते हैं बहुत। तो इसमें स्मॉल पोर्स होंगे, यानी कि जो हमारा ये जो घड़ा है, घड़े की दीवारों पे बहुत, जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हम देखेंगे स्मॉल पोर्स होंगे, यानी स्मॉल छेद होंगे, ठीक है। और उस छेद से, हालांकि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसलिए उस छेद से पानी धीरे धीरे बाहर आते रहता है। उस छेद से पानी धीरे धीरे क्या होता है, बाहर आते रहता है। और बाहर के टेम्परेचर के कारण वो पानी किस में, जैसे ध्यान समझिए, फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये जो घड़ा होता है, ठीक है, घड़ा होता है, जो घड़े में नॉर्मल लोग क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं। घड़े में नॉर्मल लोग क्या रखते हैं, वाटर रखते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या कहा कि जब हम घड़े को माइक्रोस्कोप से वॉच करेंगे तो हम देखेंगे जो इसकी सतह होती है, जो इसकी दीवार होती है, ये वाली जो इसकी दीवार है, ये दीवार को अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो ये वॉल्स में छोटे होल्स होते हैं, ठीक है। और इस होल्स से कॉन्टिन्यूसली बहुत स्मॉल अमाउंट में पानी क्या होता रहता है, बहुत स्मॉल अमाउंट में पानी बाहर आते रहता है, ठीक है। और जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा, वो बाहर आएगा तो इवेपोरेट हो जाएगा। बाहर आएगा क्या होगा, जनरल सी बात है, इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेट कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हमारे स्मॉल पोर से पानी थोड़ा बहुत पानी बाहर आ गया है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है वो क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। अब जब गैस में कन्वर्ट होगा तो हीट कहाँ से लेगा, हीट जब ये गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट अपने आसपास के इलाके से लेगा, ये हीट इसी एरिया से लेगा। इसी एरिया से हीट लेगा कि नहीं लेगा, इसी एरिया से हीट लेगा। और जब इसी एरिया से हीट लेगा तो जब हीट इसको दे देगा, मतलब जब ये एरिया इसको हीट दे देगा तो एरिया से लेगा, तो ठीक है। तो ये जो इसका सराउंडिंग एरिया है, जो इसका सराउंडिंग एरिया वो क्या होगा, हीट को लूज कर देगा। और लूज कर देगा कि सराउंडिंग एरिया क्या हो जाएगा, सराउंडिंग एरिया हो जाएगा तुम्हारा कूल हो जाएगा, ठीक है। और इसी का अंदर का वाटर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इतने में हम लोग क्या समझ गए कि जब इवेपोरेशन होता है, जब ये इवेपोरेशन प्रोसेस होता है तो क्या होता है, आसपास का एरिया कूल हो जाता है, यानी कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, अच्छे से समझ गया। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। 2 more स्टेट्स ऑफ मैटर। अब तक हम लोग क्या जान रहे थे, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट एज पर नाउ कंडीशन, मतलब अब 2 और स्टेट ऑफ मैटर खोजे जा चुके हैं, जिसमें से पहला क्या है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा बायोलॉजी वाला प्लाज्मा नहीं है, बिकॉज की बायोलॉजी में मतलब प्लाज्मा एक अलग चीज़ होती है और ये प्लाज्मा अलग चीज़ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है इस क्लास में प्लाज्मा के बारे में, तो हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना भी नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझा दे रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। देखिए कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा ये 4th स्टेट ऑफ जो मैटर है, ठीक है, ये जब मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है,
जब हम जाएंगे थर्ड चैप्टर में, इसके थर्ड चैप्टर में जब हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि एटम में जो हमारा कोई भी पार्टिकल होता है, हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं तभी से कि ये पार्टिकल है, पार्टिकल है। पार्टिकल में जो पार्टिकल जो होता है, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा एक एटम है, ठीक है, तो एक मतलब एक हमारा पार्टिकल है, ठीक है। तो ये पार्टिकल 3 चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटॉन, ये जनरली मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला हूँ, बस बता दूँ कि 3 सब पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है, न्यूट्रॉन से, ठीक है, बस मैं इतना बता दे रहा हूँ। तो ये तो ये हमारे तीनों जो होता है, ये हमारे तीनों कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे एटम में यानी कि पार्टिकल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल का एक पार्ट होता है, ठीक है, ये समझ आ गया। यानी कि प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। अब भाई आयंस क्या है, वही जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है, जब इन सब में चार्ज आ जाता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज जुड़ जाते हैं तो उन्हीं को आयन कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही समझिए, ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट करने वाली बात नहीं है, बस इसमें इतना ही दिया ही गया है, ठीक है। अब समझते हैं ये पाया कहाँ जाता है। देखिए स्टार जो होते हैं, सन भी एक स्टार ही है, जितने स्टार्स होते हैं वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है। मान लीजिए हमारा एक स्टार है, ठीक है, यहाँ इसके अंदर एक जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा हाई है कि जो बीच के जो पार्टिकल्स है ना, मतलब हर जगह पार्टिकल्स होंगे, हर जगह पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, कि यहाँ जो पार्टिकल है ना वो हाई टेम्परेचर का बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। और जब ये फूटेंगे तो क्या, मान लीजिए जो ये जो पार्टिकल था वो फूट गया, ठीक है, पार्टिकल फूटेगा तो प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन अलग, इलेक्ट्रॉन अलग चला जाएगा, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रॉन और वही जब और कई सारे फूटेंगे तो वही कुछ चार्ज होते हैं, तो वही जब इलेक्ट्रॉन और आयंस जब इसमें मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस आयन हो जाता है, आयन जब मिल जाते हैं तो वही स्टार्स में क्या फॉर्म हो जाता है, प्लाज्मा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जनरली 4th स्टेट ऑफ मैटर। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है, कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हमारा सेकेंड मोर स्टेट ऑफ मैटर क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मीन्स कि 5th स्टेट ऑफ मैटर है। जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि दो लोग इसको मिलकर बनाए थे, बोस और आइंस्टीन। 1920 में सन याद कर लिया, MCQ में जनरली पूछ देता है कि वो इन विच ईयर। तो सन 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस, ये हमारे इंडियन थे, ठीक है, प्राउड होना चाहिए। सत्येंद्र नाथ बोस कैलकुलेशन किए 5th स्टेट ऑफ मैटर के लिए, और उसके बाद आइंस्टीन भी इस पे कैलकुलेशन किए, तो पाया कि हाँ 5th स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है। ज़्यादा कुछ 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया नहीं गया है। और फिर 3 साइंटिस्ट, ये तीनों US से, अमेरिका के साइंटिस्ट हैं तीनों, कॉर्नेल, कैटरले एंड वीमैन, ठीक है, नाम याद कर लीजिए एक बार, ध्यान से इनका नाम नोट कर लीजिए, CORNELL KETTERLE एंड WIEMAN, कॉर्नेल, कैटरले एंड वाइमैन। ये तीनों लोग जो हैं, इन तीनों लोगों ने प्राप्त कर लिया 5th स्टेट ऑफ मैटर, इन तीनों लोगों ने प्राप्त किया था, अचीव किया था। लेकिन श्रेय किसको जाता है, बोस और आइंस्टीन को, बिकॉज यही पहले सोचे थे, उनके सोचने के बलबूते पे इन्होंने प्राप्त किया। तो क्या किया इन्होंने कि एक लो डेंसिटी का गैस ले लिया, एक लो डेंसिटी गैस को कूल किया, इसको कूल करना शुरू किया, ठीक है, इसको ठंडा करना शुरू किया, किस पे, सुपर लो टेम्परेचर पे, यानी कूल करना शुरू किया। कितने टेम्परेचर तक ले गए, इनको जब ठंडा करना शुरू किया तो माइनस में ले गए, माइनस से भी नीचे ले गए, कूल करते रह गए, मतलब कि एक लो डेंसिटी गैस ली, एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, उसको कूल की, कितनी टेम्परेचर पे, सुपर लो टेम्परेचर पे, यही 3 लोग किए। और तब जाके हम क्या अचीव किए, 5th स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सो फिर थैंक्स, ये चैप्टर खत्म हो गया गाइज। प्लीज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, सो प्लीज सपोर्ट मी गाइज, बिकॉज इट इज़ माई न्यू चैनल। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। मतलब एक ग्रोइंग अप टैलेंट है मेरा, इसलिए मतलब मैं बस एक्सपीरियंस के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल धमाका स्टडी एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन को मतलब दबा दीजिए। मैं हमेशा स्टडी से रिलेटेड कोई भी, आप मान लीजिए कोई भी एग्जामिनेशन देंगे मैं 9th या फिर 10th के रिलेटेड, तो मैं उसका आंसर की जरूर अपने ओर से अपलोड करूंगा, पता करके अपलोड करूंगा, नए एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। सो थैंक्स।